साथियों, वंदे मातरम। इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी जी के दूसरे भाग यानी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के बारे में बताऊंगा। पहले भाग में मैंने बताया था कि गांधी जी अपने बचपन से लेकर वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में किए, इंग्लैंड आए, फिर भारत वापस आने 1891 में भारत वापस आने की तैयारी और 1891 में भारत वापस आ चुके हैं। उसके बाद की बातें मैं दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में बताऊंगा कि कैसे वो भारत वापस आने के बाद फिर दक्षिण अफ्रीका गए, इस बीच क्या क्या हुआ। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष जो है ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे 3 भाग में बांटकर आप लोगों को बताऊंगा। पहले भाग में जहां मैं 1891 से लेकर दक्षिण अफ्रीका जाने तक के बारे में, उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका से 1896 ईस्वी में भारत लौटने तक की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इस समय राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन के प्रवक्ता हैं अनुज भैया जी, जो स्वदेशी आंदोलन के काम में लगे हुए हैं और वो अपना वीडियो भी बनाते हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनका वीडियो डालूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। महात्मा गांधी जी 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत वापस आ गए। भारत वापस वो आ तो गए, लेकिन उन्हें अदालतों और यहाँ के कानून के बारे में उतनी कुछ अच्छी तरह से जानकारी थी नहीं। तो अब वो जहाँ काम किया करते थे, उनसे जो ज़्यादा बड़े वकील थे उनके साथ काम किया करते थे, तो वो उनसे 10 गुना ज़्यादा पगार लेने की कोशिश करते या पैसे लेने की कोशिश करते कि पैसा हमको उससे 10 गुना अधिक मिले, तो मिल नहीं पाता था। कारण था कि वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे, तो उन्हें उतना केस तो कोई मिलता नहीं था। तो उनके मित्रों ने उन्हें बताया कि आप मुंबई चले जाइए, वहाँ शायद आपको कुछ उपाय मिल जाए। तो मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वो हाई कोर्ट जाने लगे, सभी मित्रों की तरह जो सब लोग जाते थे हाई कोर्ट, वो भी जाने लगे। हाई कोर्ट जाने लगे तो वहीं काम करने लगे। तो कुछ दिनों के बाद उन्हें एक छोटा सा केस मिला, जिस केस को उसे लड़ना था। फिर क्या हुआ कि जब उसकी सुनवाई थी जिस दिन उस केस की, तो जैसे ही उस केस की सुनवाई शुरू हुई, उसके सारे जितने वकील थे सभी खड़े हो गए। सभी उसके विरोध में जितने उसके विरोधी वकील थे वो खड़े हो गए और बातें करने लगे। बात वो भी करता है वकालत में, जब जाते हैं तो होता है जो है उसमें बातें होने लगी। जब लंबी चौड़ी बातें होने लगी, भाषण चलने लगा, तो गांधी जी शर्मीले स्वभाव के होने के कारण कुछ बोल नहीं पाए। पता नहीं कैसे फिर बाद में एक बड़ी हजारों की सभा को भी संबोधित करने लगे। ये तो ईश्वर की ही कुछ कृपा थी, जो कि फिर बाद में उन्हें इतने बड़े काम के लिए चुना गया। बाद में क्या, उन्हें तो इतने बड़े काम के लिए बचपन से ही जन्म ही उनका इतने बड़े काम के लिए हुआ था, उससे पहले से ही चुन लिया गया था। लेकिन एक महात्मा की पृष्ठभूमि ऐसी है, क्या कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उस कोर्ट के वकीलों के द्वारा इस तरह बात करने से, तो वो शर्मीले स्वभाव के होने के कारण वो शराब का केस के जितने कागज थे वो अपने मित्र वकील को देकर तुरंत घर की ओर चल दिए शर्म के कारण, और घर पहुंच गए तुरंत। और सत्यवादी होने के कारण उनके जीवन में और बड़ी कठिनाई आती थी कि उन्हें केस लेने के लिए दूसरे वकीलों को
क्या कहते हैं उसे, रिश्वत देना पड़ता था। रिश्वत देने के चलते जिससे उन्हें ईमानदार होने के कारण ये बात उन्हें हजम नहीं होती थी, और जिसके चलते उन्हें लगने लगा अब कि हमें अब एक शिक्षक की नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। तो वे शिक्षक की नौकरी ढूंढने लगे। लेकिन फिर इसके आगे क्या हुआ कि वो इस बीच राजकोट चले गए। यहाँ वे बहस के अलावा दूसरा काम करने लगे कि बहस के लिए कागजात, केस के लिए जो जरूरी कागजात हैं वो सारे तैयार करने लगे। तो इन्हें इन कागजातों को भी तैयार करने के लिए अब घूस देना पड़ने लगा, रिश्वत देना पड़ने लगा। तो इन्हें और परेशानी आने लगी। तो ये फिर वहां से दूसरे जगह जाने की सोचने लगे। तो राजकोट में गांधी जी के भाई से बातचीत होने के बाद उनका दक्षिण अफ्रीका के अदालत में जाने का मन हुआ। तो वो दक्षिण अफ्रीका की अदालत में जाने के लिए तैयार हुए, जहां 40,000 पाउंड स्टर्लिंग की दीवानी मुकदमा चल रहा था। तो उन्हें वहां बुलाया गया। बुलाए जाने का कारण यह था कि कुछ कागजात जो थे वो गुजराती में थे और वहाँ के वकीलों को गुजराती नहीं आती थी। तो गांधी जी उनके मदद के लिए 1 साल के लिए वहाँ पहुँचे दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से वो 105 पाउंड स्टर्लिंग लेकर पानी के जहाज के द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। वो 1 साल ही दक्षिण अफ्रीका में बिताना चाहते थे, लेकिन इस बीच वो 3 साल बिता गए दक्षिण अफ्रीका में। फिर क्या क्या हुआ, जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने वकालत की काम वहां शुरुआत की। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उनमें से कुछ ठेके मजदूर, कुछ श्रमिक, कुछ व्यापारी तथा कुछ लिपिक तथा कुछ सहायक शामिल थे। तो इनके साथ सबसे बड़ी मजबूरी थी कि यहाँ के मजदूरों को गोरे मालिक गुलामों की तरह काम करवाते थे, जिसके कारण इन्हें काफ़ी कष्ट होता था। फिर और जो सारे समाज में लोग हैं उनके ज़मीनों पे ऊपर विवाद होता था। इन्हें पिछड़ा वर्ग का माना जाता था, पिछड़ी जाति का माना जाता था। इन सब लोगों को, सारे भारतीयों को, इनके लिए यूरोपीय होटलों में घुसना पाबंदी थी। यूरोपीय होटलों में ये लोग घुस नहीं सकते थे। ट्रेनों में अलग कंपार्टमेंट में इन्हें यात्रा करने के लिए कहा जाता था। ऊंच से जाति अफ्रीकियों के, यूरोपियों के साथ अगर ये लोग बैठ जाते या उनके कंपार्टमेंट में यात्रा करते तो इन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता या ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता। ये सारी घटनाएं होती थी। और एक चीज इन लोगों पर बहुत अधिक था, 3 पाउंड प्रति व्यक्ति कर चुकाना पड़ता था, जिससे वो सरकार के द्वारा आरक्षित स्थानों के अलावा कहीं भी जमीन खरीद नहीं सकते थे, जिसके कारण उन्हें काफी तकलीफ होती थी। अब जब गांधी जी वहां पहुंच गए थे तो उनके साथ भी ये सारी परेशानियां होना स्वाभाविक था। उनके साथ भी ये सारी परेशानियां हुई। जब ये दक्षिण अफ्रीका में डरबन पहुंचे तो इन्हें सारी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा। साथ ही साथ जब ये प्रथम दिन अदालत में प्रवेश किए तो इनकी पोशाक पर सभी की नजर गई, क्योंकि उन दिनों ये टेल कोट और पगड़ी पहनते थे। तो वहाँ के जज को ये बात नहीं हजम हुई, तो वहाँ के जज ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा।
लेकिन उन्होंने पगड़ी उतारने से मना कर दिया और अदालत से बाहर निकल गए। तब ये केस प्रीटोरिया नाम के जगह पर भेज दिया गया। फिर प्रीटोरिया नाम के जगह पर महात्मा गांधी जी को जाना था, वहां के लिए चले। वहां के लिए जब निकले तो ट्रेन से इन्हें जाना था। इनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, तो ये प्रथम श्रेणी के डब्बे में चढ़े, लेकिन इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। जब ये उतरने के लिए नहीं माने तो इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। फिर जब ये वहाँ स्टेशन पहुँचे, वहाँ के स्टेशन और वहाँ के होटलों में पहुँचे, तो होटलों में भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, वहाँ से भी इन्हें भगा दिया गया, जिसके कारण इन्हें स्टेशन पर ही वेटिंग रूम में रात गुजारनी पड़ी। फिर वे अपने मित्रों से मिले, जिन्हें उन्होंने अपनी बात बताई। फिर इन्होंने सोचा कि इस काम से त्यागपत्र देकर मैं भारत वापस लौट जाता हूँ, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि इस काम को बिना निपटाए जाना कायरता होगी, तो इन्होंने अपने काम को निपटाकर जाने का सोचा। तो फिर ये प्रीटोरिया में अदालत पहुँचे। अदालत पहुँचने के बाद काम शुरू किए। तो इनकी भारत से ही मान्यता ये थी कि जितने भी वकील हैं वे सभी जब पहले ही आपस में बैठकर विचार कर लें तो अदालत में अधिक बहस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हें वैसा ही मौका मिला, क्योंकि जितने भी वकील थे वहाँ सभी जानकार थे, सभी एक ही परिवार के थे, लगभग एक ही सदस्य के तरह थे सब। तो सभी ने आपस में बात करके गांधी जी के बातों को स्वीकारा और उनका ये विचार काम कर गया और फिर इस तरह वे वहाँ काम करने लगे। अब उनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त हो रही थी, तो भारत लौटने के विचार में थे। तो उन्होंने समय का कुछ सदुपयोग कर वहाँ के मजदूरों तथा आम लोगों से विचार विमर्श करने का फैसला लिया। तो उन्होंने वहाँ विचार विमर्श तथा मिलने के लिए एक संगठन यानी कि एक सभा बनाई और उसमें वो मिलने के लिए गए और विचार विमर्श करने के लिए गए। सारी बातें उन्हें बताई गई, सारी जानकारी मिली। इस बीच मुकदमे के दौरान उन्हें बहुत सारी धर्म प्रचारकों से भी संबंध हो गया था, जिनमें से कुछ उनके वकील साथी भी थे, जैसे A.W. बेकर के माध्यम जो वहाँ के स्थानीय प्रचारक भी थे, उनसे भी मुलाकात हो गई थी, उनसे भी इनके संबंध बन गए थे। फिर जब ये भारत लौटने को तैयार हुए तो एक पार्टी दी गई। तो पार्टी में जब ये पहुँचे तो इन्हें अखबार यहाँ पढ़ा मिला, जिसके हेडलाइन में इन्हें भारतीयों के द्वारा, वहाँ के भारतीयों का मताधिकार खत्म करने के लिए विधेयक को चुनने का समाचार लिखा हुआ, समाचार पत्रिका में समाचार लिखा हुआ था। जब उन्होंने इन बातों को अपने मित्रों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इनके बारे में वो कुछ अधिक जानते नहीं हैं और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उनके आँख कान तो सभी यूरोपीय वकील ही हैं। जब इन बातों को वे अपने साथियों से पूछते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि
वे कर भी क्या सकते हैं इन बातों को लेकर, क्योंकि उनके आँख कान तो यूरोपीय वकील ही हैं। और वे ये भी बोले कि कानून के बारे में उनकी कुछ अधिक जानकारी है भी नहीं, तो क्या कर सकते हैं। फिर गांधी जी बोले कि यहाँ पे बहुत सारे भारतीय जो यहीं पैदा हुए और यहीं पढ़े लिखे शिक्षित हुए, वे सारी युवा भारतीय आपकी मदद क्यों नहीं करते। तो अब्दुल्ला सेठ जो वहाँ के अच्छे भारतीय और अच्छे नागरिक भी थे, उन्होंने निराशापूर्वक कहा कि वे सब शिक्षित होकर हमसे अलग रहते हैं, हमसे मिलने भी नहीं आते और हमें भी उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वे सभी श्वेत वस्त्रधारियों के पास चले गए हैं, सभी ईसाई पंथी हो गए हैं। वो उन्हीं के धर्मों के द्वारा, उन्हीं के प्रचारकों के द्वारा बताए गए राह पर चलते हैं। फिर उसी दिन अब्दुल्ला सेठ ने बैठक बुलाई। बैठक में फिर सारी बातें की गई और महात्मा गांधी जी अपनी भारत वापस लौटने की जो इच्छा थी उसे दबा दिए। कहा कि अब इन बातों को खत्म कर कर ही अब हम भारत वापस लौटेंगे। फिर एक ज्ञापन तैयार करके उसे नेटाल असेंबली में भेजा गया। वहां से विधेयक पारित हो गई। अब राजतंत्र से इनका आदेश मिलना बाकी था। तो फिर गांधी जी वहीं रुक गए, वहाँ के लोगों के आग्रह पर वहीं रुक कर काम करने लगे। तो गांधी जी ने वहाँ कुछ शर्तें रखी, शर्तें नहीं बल्कि कुछ बातें कही कि मैं सिर्फ कानूनी कागजात या कानूनी कार्रवाई ही संभालूंगा, इसलिए मुझे सिर्फ कानूनी रूप से ही कुछ काम दिए जाएं, उससे अधिक काम ना दिए जाएं। वहाँ के लोगों ने उन्हें कहा कि आप सार्वजनिक हमारे धन से सार्वजनिक जो पैसा होता है आपको वो धन खर्च करके वहाँ रुक सकते हैं। तो गांधी जी को वो मंजूर नहीं था। वे वहाँ रुकने के लिए खुद काम करना चाहते थे और उन्हीं काम को करने के बाद उनसे जो पैसा आएगा और फिर उन्हीं से वो अपना जीवन यापन करना चाहते थे। फिर उन्होंने नेटाल असेंबली में नियुक्ति कर ली। नियुक्ति होने के बाद वहाँ वकील के रूप में कार्यरत रहने लगे, कार्य करने लगे। फिर ज्ञापन पर हजारों भारतीयों ने हस्ताक्षर किए और फिर इसे नेटाल असेंबली भेजा गया, लेकिन राजतंत्र से इस विधेयक की स्वीकृति नहीं मिली। तो शीघ्र ही विधेयक के विरोध में अस्थायी आंदोलन समिति बनाकर नेटाल इंडियन कांग्रेस नाम दिया गया, जिसमें सदस्यों को प्रति वर्ष 3 पाउंड शुल्क देना अनिवार्य किया गया। भारतीय नेटाल कांग्रेस की संचालन या संगठन का कार्य पूरे साल चलता रहा तथा इसका 1 साल में एक बार बैठक जरूर होना था। तो ये बैठक होने लगा। फिर धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ने लगी। वहाँ के स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, समाज और वहाँ के धर्मों में सुधार किए जाने लगे। सभी चीज़ें कार्य करने लगी, सभी अच्छी तरह से काम करने लगे। सभी व्यक्ति काम में जुट गए, सब अब तत्पर हो गए इस चीज़ के लिए। सभी एकजुट होकर आंदोलन में लग गए। तब 1896 ईस्वी में गांधी जी वापस भारत आए। इन्हें लगा
कि इस आंदोलन को अंजाम देने के लिए इन्हें असीमित काल तक वहाँ रोकना पड़ेगा। तो ये अपने परिवार को लेने के लिए भारत आ गए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।